नमस्कार। आज हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और उनके जरिए बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र पातेपुर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये कहानी है वहां के लोगों की, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की, उनकी उम्मीदों की और उन फैसलों की जो वो लेते हैं। तो चलिए पातेपुर की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गहराई में चलते हैं। ये है पातेपुर, विधानसभा क्षेत्र संख्या 130। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। आज के हमारे इस विश्लेषण के लिए समझिए कि यही हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। तो एक बुनियादी सवाल हमारे सामने है, क्या सच में डेटा, ये आंकड़े किसी जगह के लोगों की, उनके फैसलों की कहानी कह सकते हैं? आइए पातेपुर के आईने में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन से जुड़ना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पातेपुर की जमीनी हकीकत को महसूस करते हैं, जानते हैं कि इस मिट्टी की धड़कन क्या कहती है। पातेपुर की कहानी को अगर समझना है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा यह है, यहां की लगभग 93% आबादी, सोचिए 93% गांव में रहती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, यही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द यहां की पूरी अर्थव्यवस्था, समाज और हां, राजनीति घूमती है। और जब हम इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सच्चाई को देखते हैं तो एक कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर सामने आती है। इकोनॉमी पूरी तरह से खेती पर टिकी है, लेकिन काम की तलाश में एक बहुत बड़ी आबादी को, खासकर नौजवानों को, यहां से बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। और इसका नतीजा है एक गहरा आर्थिक संकट और बुनियादी सुविधाओं की एक लगातार बनी हुई कमी। तो इस सामाजिक आर्थिक माहौल को जहन में रखते हुए आइए अब उन 3 बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो 2025 के चुनाव की, कह सकते हैं, हेडलाइन बने। तो 2025 के चुनाव ने हमें क्या इशारे दिए? सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था वोटर टर्नआउट। लगभग 70%, 69.62% का भारी मतदान। और देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में तो बड़ा है ही, लेकिन जब हम इसकी तुलना 2020 के चुनाव से करते हैं तब असली कहानी समझ आती है। 2020 के मुकाबले मतदान में 12.5% का एक जबरदस्त उछाल। लोकतंत्र में इतनी बड़ी भागीदारी, इतना बड़ा जंप यूं ही नहीं आता। सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। और तीसरा अहम आंकड़ा है जीत का अंतर, लगभग 10.68%। ये एक बहुत ही साफ, एक निर्णायक जीत थी जिसने मौजूदा विधायक की कुर्सी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो चलिए अब 2025 के इस जनादेश का पोस्टमार्टम करते हैं। उन फैक्टर्स को, उस चुनावी इंजन को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इन नतीजों को शेकल दिया। देखिए, भारत की चुनावी राजनीति को समझने के लिए उसके सामाजिक समीकरणों को समझना बहुत जरूरी है। और पातेपुर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, मुस्लिम और यादव समुदाय की एक बहुत बड़ी और निर्णायक आबादी है। और यहीं पर ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं रह जाते, ये राजनीतिक ताकत बन जाते हैं। सोचिए, एक आरक्षित सीट पर जहां अनुसूचित जाति का वोट वैसे ही निर्णायक है, जब उसके साथ मुस्लिम और यादव समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक जुड़ जाता है तो ये एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाता है जिसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इन चुनावों में एक और बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली। एक तरफ थी राज्य सरकार के खिलाफ कुछ स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी, जैसे सड़क, पानी या रोजगार। तो दूसरी तरफ था केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का नैरेटिव, जैसे मुफ्त राशन या घर बनाने में मदद। अब सोचिए, जब लोगों के सामने आर्थिक संकट और पलायन जैसी बड़ी चुनौतियां हों तो केंद्र से मिलने वाली ये सीधी मदद ज्यादा वजन रखती है। और आंकड़े भी यही इशारा करते हैं कि इन राष्ट्रीय योजनाओं के प्रभाव ने स्थानीय असंतोष की लहर को काफी हद तक बेअसर कर दिया। और जब राजनीति में अलग अलग नैरेटिव्स की ये टक्कर होती है तो हमारे संवैधानिक मूल्य और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र वो नारों से नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित एक जिम्मेदार बहस से बनता है। एक ऐसी सार्वजनिक चर्चा जहां हर व्यक्ति की गरिमा का, उसकी इज्जत का सम्मान हो। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पिछले 1 दशक में पातेपुर ने किस तरह वोट किया है। क्या कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड उभर कर सामने आता है? ये टाइमलाइन पिछले 1 दशक में पातेपुर की बदलती राजनीतिक कहानी को साफ साफ दिखाती है। देखिए, 2015 में यहां आरजेडी की जीत हुई, लेकिन 2020 में एक बड़ा बदलाव आया और बीजेपी ने एक बड़ी जीत के साथ यहां अपनी जगह बनाई। और फिर 2025 में उसी जीत को दोहराकर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। ये एक बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक बदलाव का संकेत है। तो अब तक हमने विश्लेषण किया,
लेकिन विश्लेषण से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे रास्ते की जिसका फोकस सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं बल्कि उस क्षेत्र का असल में विकास करना हो। इसे हम गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक ढांचा कह सकते हैं। मतलब शासन में लगाए गए हर प्रयास का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है उसे नापना। इसका पहला कदम है ये पता लगाना कि लोगों की आजीविका में कहां-कहां कमी है। दूसरा, ये पक्का करना कि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। तीसरा, लोगों की शिकायतों का एक तय समय में समाधान हो। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का एक मजबूत पुल बनाना। तो अंत में हम भविष्य की ओर देखते हैं। फतेहपुर के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है और इस रास्ते पर किन मूल्यों के साथ चलना जरूरी है। देखिए, पातेपुर के सामने आज दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है जो आज चल रहा है, जहां आर्थिक संकट और पलायन शायद जारी रहेगा, और दूसरा रास्ता एक बेहतर भविष्य का है, जहां शासन का पूरा ध्यान स्थानीय रोजगार, सही मायने में कल्याण और आपसी विश्वास पर हो। चुनाव बहुत स्पष्ट है। और हां, जब हम बेहतर शासन के लिए डेटा का, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें दो सबसे जरूरी मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए: सहमति और निजता। हर नागरिक की निजी जानकारी का सम्मान करना और किसी भी काम के लिए उनकी सहमति लेना, ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये गहरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics. और जाते जाते हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं: जीत का असली पैमाना क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना ही जीत है, या फिर अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र का जीवन स्तर ऊपर उठाना असली जीत वो है?